ओके सो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशा क्लासेस। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में, जहाँ पे मैं आपसे जुड़ी रहूँगी साइंस के थ्रू और जहाँ हम ढेर सारी बातें करेंगे साइंस के क्वेश्चंस के ज़रिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो बेसिकली आपको एचटेट एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा और जो भी बाकी आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If Henle's loop were absent from mammalian nephron, which of the following is to be expected? आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ हेनलेज लूप। ठीक है, तो हेनले लूप आपका प्रेजेंट होता है इनसाइड द किडनीज के भी अंदर नेफ्रॉन्स आर देयर विच आर द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ किडनीज। तो उसके अंदर ही आपका हेनले लूप प्रेजेंट होगा। बोल रहे हैं अगर मैमल्स के नेफ्रॉन में से हेनले लूप एब्सेंट हो जाता है तो उससे क्या इफ़ेक्ट आएगा। फर्स्ट, urine will be more concentrated. Second, urine will be more diluted. Third, there will be no urine formation. Fourth, there will be hardly any change in the quantity or quality of urine formed. तो देखिए फर्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड अगर वो हो जाएगा, एक सेकेंड मैं मार्कर यूज़ करूँ। हाँ जी, देखिए अगर कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो कंसंट्रेशन होना इसका मकसद नहीं है। जो नेफ्रॉन्स होते हैं, हेनले लूप होते हैं, बेसिकली डाइल्यूशन में हेल्प करते हैं, है ना। तो दिस इज़ रॉन्ग। देन सेकंड, यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड, यूरिन डाइल्यूट, ओके ये हम कंसिडर कर सकते हैं। वेट, देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन, नो यूरिन फॉर्मेशन नहीं होना ये नेफ्रॉन्स के हेनले के लूप पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन आपकी कहाँ हो जाती है, इन किडनीज। ठीक है, तो जो किडनीज होती है वो हेल्प करती है यूरिन फॉर्मेशन में, तो ये भी आपका रॉन्ग रहेगा। लास्ट, देयर विल बी हार्डली एनी चेंज इन द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ यूरिन फॉर्म्ड। तो इससे कोई भी हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि यूरिन कितना बना, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका क्वांटिटी कैसी है। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं दैट यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड, क्योंकि अगर आप हेनले लूप्स को हटा दोगे तो जो आपका यूरिन होगा वो ज़्यादा डाइल्यूट हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस इज़ योर किडनी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बीन शेप्ड किडनी होती है। दिस इज़ योर किडनी, और किडनी के अंदर ही एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको आपको जूम करके दिखाया गया है। दिस इज़ नेफ्रॉन, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज। ठीक है, इसके अंदर स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं ग्लोमेरुलस होता है, बॉमन्स कैप्सूल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी आर्ट्रियोल्स आ रही है, एफरेंट एंड ईफरेंट। एफरेंट होता है जो एंटर करती है, ईफरेंट होता है जो बाहर निकलती है। ठीक है, ये जब जाएंगी आप देख सकते हैं ईफरेंट से ये जाती हुई एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल टिब्यूल। जब ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल नीचे डिसेंड होगी, ये एक लूप बनाएगी जिसको हम क्या बोल देते हैं, लूप ऑफ हेनले। एंड ये लूप ऑफ हेनले आगे जाके डिस्टल टिब्यूल में को हम इसको बोल देते हैं, एंड देन it will go and collect in the structural called collecting duct। तो जो ये लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, जो जितना भी मटेरियल किडनीज नेफ्रॉन्स ने एब्जॉर्ब किया उसको कलेक्ट करता है, एंड देन इट पास थ्रू आर्टरीज इनटू द एज अ वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी। सो ये आपका मेन रहेगा अबाउट नेफ्रॉन्स एंड हाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरीफाइंग योर वाटर, एब्जॉर्बिंग योर वाटर एंड एवरीथिंग। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड,
हाँ जी, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है, आपसे IUPAC नेमिंग पूछ रहे हैं वो ऑफ दिस कंपाउंड. यू कैन सी CH3 सिंगल बॉन्ड C, देन डबल बॉन्ड O, CH2 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 COOH. दिस इज योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप. यू कैन सी ये होता है आपका COOH ग्रुप, ठीक है, बीच में आपका C डबल बॉन्ड O भी है. तो आप इसको कैसे नेमिंग दोगे, ठीक है, आप देख सकते हैं. सेकंड पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट पे ध्यान दो. 6 कार्बोक्सी हेक्सेन 2 ऑन 6 कार्बोक्सी. ओके 1 2 3 4 5. नो, ये 6 कार्बोक्सी वाला तो कोई सीन ही नहीं है. 3 पे आइए. ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन. ब्यूटाइल 4 कार्बन, मिथाइल एंड कीटोन. नो, इट इज़ नॉट ए कीटोनिक ग्रुप बिकॉज इट इज़ नॉट इन बिटवीन, है ना. सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो कीटोन बनाता है ज़्यादातर, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. 1 5 डाई कीटो. 1 2 3 4 5 डाई कीटो हेक्सानॉल. No, this is not an hexanol because it is OOH group. This is also wrong. Come on the second. 5 oxo. ठीक है, हमें पता है जहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं. दिस कार्बन इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6. तो आप देख सकते हैं कहाँ पर आपका ऑक्सो. ऑक्सो इज योर O ग्रुप. C डबल बॉन्ड O इज ऑक्सो. तो 5 ऑक्सो, यस, एंड टोटल 6 कार्बन. सो हेक्सानोइक. ओइक क्यों लगाया हमने? बिकॉज इट इज़ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसके लिए हमारा लग गया सफिक्स, इट इज़ ओइक एसिड. तो 5 ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड. सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. Now coming on our next question number 3. Now you can see the acceleration of a particle performing simple harmonic motion, that is SHO. ठीक है, SHO मोशन की बात की गई है, उसकी जो एक्सेलरेशन है आपको दी हुई है. एक्सेलरेशन इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट मीन्स योर डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हो गई है? 3 सेंटीमीटर. फाइन. आपसे टाइम पीरियड पूछा गया, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए टाइम पीरियड का इन SHO. इट इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, दिस इज़ योर D बाई A. फाइन. सो ये आपका हो जाएगा 3/12 and that comes out to be your 1/4. Why? Because 3 4s are 12. तो ये आपका आ जाता है, अगर आप ध्यान से देखिए, 2 पाई अंडर रूट 1/4. 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, तो आप इसको 1 लिख दोगे. एंड जो आपका 4 होता है, 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2. ठीक है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट 4 होता है 2, तो आप 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं एंड इट कम्स आउट टू बी योर पाई. एंड पाई की वैल्यू होती है 3.14. बिकॉज इट वॉज इन सेकेंड्स, तो आपकी यूनिट होगी 3.14 सेकेंड्स. एंड सो योर आंसर 2 इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. आपको सिर्फ सिंपली एक फॉर्मूला लगाना है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, उसको सॉल्व करना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी. सबसे पहले ध्यान देना है जो आपकी यूनिट्स हैं वो सेम रहे. ठीक है, अगर डिफरेंट यूनिट्स होती हैं तो आपको एक ही यूनिट में पहले कन्वर्जन करनी है, उसके बाद सम को सॉल्व करना है. फाइन. ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो नाउ चलिए, the non-living part, fine, the non-living part of tomato cell. टोमेटो इज़ योर प्लांट. फाइन. तो आपको पूछा गया है कि प्लांट सेल कोई भी हो, उन्होंने आपको टोमेटो दे दिया है. टोमेटो सेल का जो नॉन लिविंग पार्ट होगा उसको आप इन चारों में से क्या बोलोगे? फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज न्यूक्लियस, थर्ड इज सेल मेम्ब्रेन, फोर्थ इज सेल वॉल. सो योर आंसर इज सेल वॉल. वाई? बिकॉज सेल wall is only the
नॉन लिविंग पार्ट ऑफ प्लांट सेल, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ प्लांट, फाइन। और यही आपको क्या प्रोवाइड करता है, सेल वॉल आपको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट, ठीक है, जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है दैट इज़ योर सेल वॉल, प्रोटेक्शन देगा प्लांट को, और नॉन लिविंग पार्ट होता है। और ये सेल वॉल किसका बना होता है, दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेड अप ऑफ, दिस इज मेड अप ऑफ योर सेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। तो आपकी सेल वॉल इन दो सब्सटेंसेस से मिलने से बनी होती है। सो योर सेलुलोज इज अ नॉन लिविंग, सो योर आंसर इज 4, फाइन। सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Okay, you can see here this is your plant cell, fine, have a look. चलिए, this is your plant cell, fine. I have not taken color, wait, फाइन, दिस इज़ योर प्लांट सेल, फाइन। तो प्लांट सेल के आप अराउंड देख सक रहे हो, ये दिस इज सेल वॉल, ठीक है, जो सबसे बाहर ये वाली लेयर है इट इज सेल वॉल, और उसके अंदर ही कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन, फाइन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये सब कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना, दिस इज योर फिलामेंट्स, क्लोरोप्लास्ट, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट होगा, वैक्यूल होगा, वैक्यूल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, वैक्यूल होता है आपका फूड स्टोरेज पार्ट जहाँ पर आपका फूड स्टोर होगा, क्लोरोप्लास्ट इज योर पिगमेंट, है ना, विच इज प्रेजेंट इन प्लांट। Microtubules are there, amyloplast, mitochondria, which is the powerhouse of the cell because it gives you energy. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आपको एनर्जी देता है, सेल को एनर्जी देता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड पार्ट होता है सेल का, ठीक है। देन ग्रेन्यूल्स आर देयर, लाइजोसोम्स जिसको आप सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी बोलते हो, ठीक है। देन गोल्जी अपरेटस, गोल्जी वेसिकल्स, पेरोक्सिसोम, रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज़ योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम RER बोलते हैं, एंड सेकेंड इज़ योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आप SER भी बोलते हो, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन्स सिंथेसिस करता है, क्या सिक्रीट करता है ये, प्रोटीन्स, ठीक है। वाई, बिकॉज इसके अराउंड क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, फाइन, ठीक है। इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं और वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। एंड जो आपका SER होता है इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ये आपके लिपिड्स बनाएंगे। सो दिस इज़ योर प्लांट सेल। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीवन। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ओके, सो दिस इज़ योर 5th क्वेश्चन। ओके जी, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर द रिएक्शन N2 गैसियस फॉर्म में है नाइट्रोजन plus 3H2 which is in gaseous form gives, fine, this is a sign of reversible reaction, ठीक है। ये रिवर्सिबल हो सकती है, it can occur in forward direction also and backward also. So N2 plus 3H2 gives you NH3 ammonia, and for this reaction your delta H is negative, that is it is exothermic reaction, है ना, क्योंकि delta H नेगेटिव है। तो अब आप बताइए इसके लिए आपकी इन चारों में से क्या इक्वेशन रहेगी, Kp इज इक्वल टू KCRT माइनस 2, KP इज इक्वल टू KC, KP इज इक्वल टू KCRT एंड KP इज इक्वल टू KCRT इनवर्स। तो देखिए कैसे होता है ये, फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ अबाउट द डेरिवेशन, है ना, सो दैट यू आर अंडरस्टूड, आपको वो अच्छे से पता लग जाएगा अबाउट दिस। नाउ यू कैन सी विदाउट द लॉस ऑफ जनरैलिटी हमें पता है कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, इफ देयर इज एनी रिएक्शन A से B में जा रही है एंड दैट इज रिवर्सिबल, ठीक है,
तो उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं, Kc इज इक्वल टू Cb अपॉन Ca, क्योंकि हम प्रोडक्ट साइड को राइट हैंड साइड लिखते हैं और रिएक्टेंट्स को डाउन लिखते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ प्रेजेंट. सो इट इज़ Cb अपॉन Ca. उसके ऊपर जो हमारा कोफिशिएंट होता है दोनों के साथ, रिएक्टेंट के साथ देखिए स्मॉल a है और प्रोडक्ट के साथ स्मॉल b है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं रेज टू द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर हम इसको पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिखें तो Kp, ठीक है, Kp इज इक्वल टू Pb अब Pbb एंड PaA. अब अगर हम इसको मोलर कंसेंट्रेशन की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू nRT अपॉन V. ठीक है, ये आपका इक्वेशन होती है. एंड N अपॉन V नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है आपका कंसेंट्रेशन. तो C1 इज योर कंसेंट्रेशन एंड R इंटू T. यहाँ से आप Kp को लिख सकते हैं, अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर दीजिए तो Pb जैसे आपका Pa वैसा ही Pb होगा, बस आपको नेम चेंज करना है. तो ऊपर आ जाएगा CbRT रेज टू पावर B एंड CaRT रेज टू पावर A. यहाँ से आप Cb Ca को अलग कर सकते हैं, RT को अलग कर सकते हैं. एंड जो आपका Cb अपॉन Ca है जो आपने यहाँ से किया, इट वॉज Kc. ठीक है, तो यहाँ से आपका ये Kc आ गया. इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं Kc और RT. और जब आपको ये मैथ्स में आपने किया है, जब डिवाइड में कोई इक्वेशन एलिमेंट कुछ भी होता है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल्स को. तो b माइनस a जो ऊपर है वो पहले लिखोगे, नीचे वाले को ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट कर दोगे. तो RT इज इन ब्रैकेट एंड b माइनस a. तो अब आप इस b माइनस ए को क्या लिख सकते हो, इट इज़ डेल्टा एन. डेल्टा एन होता है डिफरेंस बिटवीन टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड एंड टोटल मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड. जितने प्रोडक्ट साइड होंगे वो पहले लिखोगे, माइनस जो रिएक्टेंट साइड है उसको बाद में लिखोगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो वो आपका आ जाएगा डेल्टा एन. सो दिस इज़ योर डेरिवेशन ऑफ Kp इज इक्वल टू KcRT delta n. I hope you understood. Now come back to our question. Now you will understood this very well. You will understand. Now see Kp इस रिएक्शन के लिए अब हमें पहले फॉर्मूला पता है ना, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे. Kp इज इक्वल टू KcRT डेल्टा n. फाइन. आजकल दिवाली है ना, दशहरा है, दिवाली है, तो आपको क्रैकर्स की आवाज़ आती रहेगी. ठीक है, चलिए Kp इज इक्वल टू KcRT डेल्टा एन. अब यहाँ पर पहले आप निकाल लीजिए डेल्टा एन क्या है. हमें क्या लेना है, डेल्टा एन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड. तो अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स हैं, 2 है ना, 2 को लिख लीजिए. रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 1. एक सेकेंड मैं आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ सो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल. 1 यहाँ है, 3 यहाँ है. ठीक है, तो 1 + 3 कितना हो गया रिएक्टेंट साइड, 4. तो आपका यहाँ से 2 - 4 क्या आ गया, -2. तो आप क्या लिख देंगे, Kp इज इक्वल टू KcRT डेल्टा एन की जगह लिख दीजिए -2. तो आपको ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली इन ऑप्शन ए. सो योर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर 6th क्वेश्चन. ओके, सो हेयर वी विल सी अबाउट द डाइपोल मोमेंट कंसेप्ट. है ना, डाइपोल मोमेंट से भी आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है. सो बेटर ये कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से कर लें. ठीक है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, बस आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. नाउ आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट. फर्स्ट NF3, सेकेंड NH3, थर्ड BF3 एंड फोर्थ इज CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड. ठीक है, नाउ सी CCl4 और आप देखें CCl4 है ना, देन BF3. ठीक है,
इनका तो बिल्कुल नहीं होता है, फाइन, बिकॉज दे हैव नॉट, मतलब उनकी इतनी अच्छी ज्योमेट्री नहीं होती है कि वो स्टेबल कर पाए किसी भी डाइपोल, मतलब स्टेबल हो जाए, और उनका हाईएस्ट डाइपोल भी नहीं आ पाता है, क्योंकि जो आप देख पा रहे हैं BF3 है ना, अगर मैं आपको पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं अपनी तरफ। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जब इनकी तरफ ही आ जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, है ना, ऐसे ही इसमें होता है। बट लेट अस सी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ NH3 एंड NF3। ये क्वेश्चन आपको पक्का दिखाई देता है इन योर एग्जाम्स, ठीक है। NF3 एंड NH3, चलिए बताती हूँ। NH3, ध्यान से स्ट्रक्चर देखो, NH3, ठीक है, ये NH3 है, दिस इज योर NF3। स्ट्रक्चर को देख के आपको लगेगा कि NF3 है, ठीक है, सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, तो NF3 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू NH3, पर ऐसा नहीं होता है, NH3 का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू NF3। नाउ वाई इट इज़ देयर, ठीक है, वो समझिए। NH3 में जो N होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन इज़ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोजन इज़ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड ठीक है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, हाइड्रोजन लेस है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ होंगे, ये भी सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ होंगे, ये भी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 2 इस तरफ है ना, और 1 इस तरफ है, फाइन। और इधर आप देख पा रहे हैं फ्लोरीन की तरफ होगा। एक सेकेंड, मैं आपको ये दूसरे कलर से दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है जी। ये इधर फ्लोरीन होगा, इधर भी फ्लोरीन होगा, और इधर फ्लोरीन होगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं इनका इधर जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट डाइपोल, जो ऊपर की तरफ होगा, बिकॉज फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इन दोनों की वजह से नीचे की तरफ होगा, ठीक है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब देख पा रहे हैं एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, सो दे विल कैंसल ईच अदर, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना आता है, 0। बट इन दिस केस एक अंदर की तरफ है और एक दोनों अंदर की तरफ है, तो इसका एज कम्पेयर टू दिस कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो दैट इज़ वाई जो NH3 होता है उसका ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होता है एज कम्पेयर टू NF3। सो दिस इज़ योर रीज़न ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो करेंगे, एंड जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा वो उससे हम डिपेंडेंट होंगे कि उसका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा या कम होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ओके, दिस इज 7th। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 एंड sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको हर एक कार्बन एटम को हाइब्रिडाइज करवाना है और कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन है, दैट इज़, आप फर्स्ट में देख सकते हैं इट इज़ sp, है ना। हमेशा ध्यान रखना 3 बॉन्ड्स होंगे तो दैट विल बी गिव यू sp हाइब्रिडाइज, ठीक है। अगले का sp, ठीक है, ऐसे ही इसका, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट का ये sp आ गया, बट sp3 होना चाहिए। सेकंड हमेशा sp3 होता है आपका सिंगल बॉन्ड में, तो सेकंड भी रॉन्ग है। फर्स्ट और लास्ट में आ जाइए। फर्स्ट का येस इट इज़ sp3 ड्यू टू सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन का होगा sp3। देन सेकंड जो आप देख पा रहे हैं इसका क्या होगा, sp2, ठीक है, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, इसका sp2 होगा, इसका होगा sp3। एंड इधर देख पा रहे हैं आप 3 बॉन्ड्स है इसके अराउंड, है ना, बट इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, तो इट विल गिव यू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड इधर देखिए Cn, इसके लिए आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं CH3 CH
डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो ये जो CN होता है ये आपका ट्रिपली बॉन्डेड होता है, दोनों एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp, दैट्स वाई दिस इज करेक्ट। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। CH3 में तो sp3 आ जाएगा लास्ट में, है ना, इसलिए हमने फोर्थ ऑप्शन टिक किया। आई होप यू अंडरस्टूड, है ना। फर्स्ट में sp3 हो गया, then sp2 and sp2 and last is sp3. Okay, so now moving to next question is 8. हाँ जी, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स आर कॉरेलॉइड रूट्स, एसिमिलेटरी रूट्स, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स एंड न्यूमेटोफोर्स। तो जो आपके नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स होते हैं, जियोट्रॉपिज्म कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, बिकॉज ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आपके जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म जो रूट शो करते हैं इट इज़ डाउनवर्ड। तो नेगेटिव कौन से होंगे, जो रूट्स ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे। तो जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, तो दे आर नोन एज बाय स्पेशल नेम दैट इज न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, उन जो रूट्स होते हैं उनको हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। फाइन, अब देखिए न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं। कुछ एक बातें मैं आपको बता देती हूँ अबाउट न्यूमेटोफोर्स एंड ऑल द रूट्स। सी, जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं आपके दे आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। ठीक है, इनको हम ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। और जो ये वाले प्लांट्स होते हैं इनके जो रूट्स होते हैं ना, दे आर मीन्स रूट्स आर नॉन ग्रीन। ठीक है, रूट्स जो होते हैं ये रूट्स आर नॉन ग्रीन। वाई दे आर नॉन ग्रीन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। फाइन, और क्या बातें हैं इसकी, नेगेटिव, ये मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिवली को न्यूमेटोफोर्स बोला गया। ठीक है, अब जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं दे आर मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। टैप रूट्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रूट्स यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। तो ये टैप रूट्स मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है प्लांट्स को लाइव रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो ज़रूरी है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू, किसके थ्रू होगा, अकर्स थ्रू नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स। ठीक है, जैसे भी रूट्स है उन्हीं के थ्रू तो एक्सचेंज होगा, ये थोड़ी है कि एक्सचेंज ही नहीं होगा। ठीक है, प्लांट्स हैं, ठीक है, रूट्स भी हैं तो एक्सचेंज भी करेंगे। ठीक है, ये आपकी कुछ बातें हो गई है। इसके बाद जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं वो आपको पता ही लग गया है, मैंने आपको बताया दे ग्रो अपवर्ड्स। ठीक है, ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, तभी इनको क्या बोला है, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। फाइन, इनको न्यूमेटोफोर्स लेंटिसल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेंटिसल्स होते हैं ये, आप यहाँ लिख सकते हैं लेंटिसल्स, और ये ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। फाइन, तो ये था आपका कुछ न्यूमेटोफोर्स के बारे में। इसके अलावा मैं आपको बाकी के बारे में भी बता देती हूँ, जैसे कॉरेलॉइड रूट्स। ठीक है, वेट, हाँ जी, सेकेंड वॉज योर कॉरेलॉइड रूट्स। ये जो रूट्स होते हैं ये आपको कुछ प्लांट्स में मिलेंगे, जैसे कि साइकस। ठीक है, और ये मेनली क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं, दे फिक्स नाइट्रोजन। किसके लिए, फॉर द प्लांट। ठीक है, तो ये आपके कुछ नहीं बल्कि क्या होते हैं, कॉरेलॉइड रूट्स। इसके बाद अगला है आपका एसिमिलेटरी रूट्स।
एसिमिलेटरी रूट्स, ये रूट्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस क्लोरोफिल, ठीक है, इसके अंदर भी पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। फाइन, क्लोरोफिल पिगमेंट हो गए, बाकी सारे प्रोसेसेस करेगा जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं, सनलाइट को यूज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेगा और क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये मेनली आपके सारे तरह के हैबिटेट्स में पाया जाता है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो, चाहे इक्वेटिक हैबिटेट हो, चाहे कोई भी हैबिटेट हो, ठीक है। ये आपके एसिमिलेटरी रूट्स होते हैं। लास्ट आता है अब आपका हाइग्रोस्कोपिक, वेट, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रो वर्ड किससे यूज़ होता है, हाइग्रो होता है जो पानी को अपने अंदर समा लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये वाले जो प्लांट्स होते हैं दे एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द एटमोसफेयर। ये आपके हाइग्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं। सो आई होप आपको इन सारे प्लांट्स के बारे में अच्छे से पता लग गया हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूमेटोफोर्स। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन, वन हॉर्न राइनोसेरोस इज कंजर्व्ड स्पीशीज एट, जो वन हॉर्न वाला राइनोसोर्स है वो आपको इन चारों में से कहाँ ज़्यादा पाया जाएगा। फर्स्ट राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, सेकेंड इज़ योर कॉर्बेट नेशनल पार्क, थर्ड इज़ योर काजीरंगा नेशनल पार्क एंड फोर्थ इज़ अनाशी नेशनल पार्क, ठीक है। तो इनमें से योर करेक्ट वन हॉर्न राइनोसोर है वो सबसे फेमस है, वो आपका पाया जाता है इन काजीरंगा। बाकी तीनों में चाहे वो राजीव हो, चाहे कॉर्बेट हो, चाहे अनाशी हो, इन सब में क्या पाया जाता है, टाइगर्स, ठीक है। और जो आपका काजीरंगा है यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, वन हॉर्न राइनोसेरोस, ठीक है। तो दिस वॉज योर 9th क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू आवर 10th क्वेश्चन। ओके, सो taxonomic studies based on DNA, they are a part of dash. First is karyotaxonomy, second chemotaxonomy, third cytotaxonomy and fourth is alpha taxonomy, ठीक है जी। इसमें आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब डीएनए की बात होती है तो वो कौन सा टेक्सोनॉमी स्टडी होगी जो हम करेंगे। सो योर करेक्ट आंसर इज हियर इज केम टेक्सोनॉमी, केमिकल, केम इज रिलेटेड टू केमिकल्स। तो देखिए वैसे तो टेक्सोनॉमी में बहुत तरह की स्टडीज़ होती है, बेसिकली 6-7 टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी आर देयर, कैरियो, कीमो, साइटो, अल्फ़ा, बीटा, ओमेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी हम स्टडी करते हैं। और जो आपका ये कीमोटेक्सोनॉमी होता है ये जो कीमोटेक्सोनॉमी होता है ये हमें बताता है ऑर्गेनिजम्स का केमिकल कॉम्पोजिशन। एनिमल्स को ये डिफ्रेंशिएट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बेस्ड ऑन देयर केमिकल करेक्टर्स और केमिकल कॉम्पोजिशन। तो उसमें आपका डीएनए आ जाता है, आपके जीन्स आ जाते हैं, एवरीथिंग। सो योर आंसर इज़ कीमो। तो ये बाकी सारे क्या होते हैं, जो आपका कैरियो होता है, फर्स्ट कैरियो, ये आपको बताता है अबाउट साइटोक्रोम, ठीक है, लिख देती हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू मोर। वेट, ये आपको बताएगा अबाउट ये आपको बताएगा क्रोमोसोम। बाय मिस्टेक आई सेड साइटोक्रोम बट इट इज क्रोमोसोम, राइट। ओके, सो ये आपको बताएगा अबाउट क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बताएगा आपको, है ना। तो ये जो भी न्यूक्लियस उसके अंदर कितने लाइट और डार्क बैंड्स हैं वो बताएगा, फाइन। तो ये सब काम किसका है, कैरियो का, ठीक है। कीमो मैंने आपको बता ही दिया, जो केमिकल कॉम्पोजिशन बताएगा, केमिकल नेचर। साइटो क्या होता है, साइटो आपको साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देगा। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में आपका क्रोमोसोम नंबर आ जाएगा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आ जाएगा, एवरीथिंग। तो साइटोलॉजिकल इन्फो, ठीक है जी। लास्ट आपका बचता है अल्फ़ा टेक्सोनॉमी भी कोई ज़्यादा नहीं है, ये आपको मतलब ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में, है ना, उनके लाइफ के बारे में ये सब बातें बताएगा। मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स आप ये बोल सकते हैं, ठीक
ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ हैं जो मैंने आपको बता दी। तो आज के सेशन में हमने 10 क्वेश्चन स्टडी किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। इसकी PDF मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। इससे प्रीवियस वीडियो भी मैं आपको PDF सेंड करूँगी फॉर योर कम्फर्ट। एंड इसके बाद हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच।